हमने पढ़ा भी था एक क्लास में। देखिए, जितनी फॉरेस्ट, आपको पता ही है, प्लांट्स जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक, कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, जो ऑक्सीजन हम फिर ब्रीद इन करते हैं। तो यानी कि जितने ज़्यादा प्लांट्स होंगे, फॉरेस्ट्स होंगे, उतना एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, और उतना ही उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि उतना ही एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होगी। जितने प्लांट्स, फॉरेस्ट ज़्यादा होंगे, उतना ही वो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप करेंगे। तो इसलिए इनको बोलते हैं लंग्स ऑफ अर्थ, क्योंकि ये एक तो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जो ह्यूमन्स, एनिमल्स यूज करते हैं, तो और दूसरा ये कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं लंग्स ऑफ अर्थ। और दूसरा नेम इनको बोलते हैं कार्बन सिंक, जो हमने क्लास में एक बार पढ़ा भी था, जिसका जिक्र नहीं किया था, कार्बन सिंक। कार्बन सिंक बहुत सारी हैं। कार्बन सिंक मतलब वो चीज़ें जो कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करती हैं, क्योंकि जो ही कार्बन डाइऑक्साइड जितना एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होगा, उतना ही ग्लोबल वार्मिंग तेज़ी से होगी। क्यों होगी वो मैंने आपको पढ़ाया था। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस गैस है, तो ये एटमॉस्फेयर में जो हीट है वो एब्जॉर्ब करता है, एटमॉस्फेयर से हीट को स्पेस की तरफ रिफ्लेक्ट नहीं होने देता है। तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होगा, उतना ही एटमॉस्फेयर हीट अप होगा, एटमॉस्फेयर में गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होगी, आइस कैप ज़्यादा मेल्ट होंगे, यानी कि जो सी लेवल है वो ज़्यादा राइज होगी। उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, इल इफेक्ट्स हैं। यानी कि वो चीज़ें जो अर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करती हैं, उनको बोलते हैं कार्बन सिंकर्स। यानी कि सबसे बड़ा कार्बन सिंक अगर आप देखेंगे ओशंस हैं, उसके बाद अगर आप देखेंगे फॉरेस्ट्स हैं, यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करते हैं, जिससे हमारा जो है एटमॉस्फेयर वो हीट को रेगुलेट करता है आसानी से, अच्छी तरह से। जितना कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ेगा उसमें एटमॉस्फेयर में, उतना एटमॉस्फेयर हीट अप होगा। उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं फिर। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करने के लिए एक तो ओशंस हैं ही, दूसरा फॉरेस्ट बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं उसमें। तो जितने ट्रीज, फॉरेस्ट ज़्यादा होंगे, उतना कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में कम होगी। तो ये हो गया, इसको बोलते हैं इसलिए फॉरेस्ट को इसलिए बोलते हैं लंग्स ऑफ अर्थ। तो फॉरेस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन हमने देख ली, फॉरेस्ट के इंट्रोडक्शन हमने देख ली। तो हमने देख लिया इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। अगर आप देखेंगे, इसमें एक पॉइंट रह गया। तो इसमें जो ट्रीज होते हैं, एवरग्रीन ट्रीज, उनमें ज़्यादातर जो स्पीशीज़ होती हैं वो उनको बोलते हैं ब्रॉड लीफ स्पीशीज़। उनके लीव्स जो होते हैं बहुत ही ब्रॉड होते हैं। इसके बरक्स अगर आप देखेंगे टाइगर फॉरेस्ट में, कॉनिफरस फॉरेस्ट में, इन कॉनिफरस ट्रीज जो होते हैं, इनके लीव्स नीडल लाइक होते हैं। तो ये ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट जो होते हैं, इन फॉरेस्ट्स में जो स्पीशीज डाइवर्सिटी होती है बहुत ही ज़्यादा होती है। स्पीशीज डाइवर्सिटी मतलब इसमें इन इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट्स में बहुत सारी स्पीशीज, ट्रीज की बहुत सारी स्पीशीज ग्रो करती हैं। इसके बरक्स अगर आप देखेंगे टाइगर फॉरेस्ट में, जिनमें नीडल लाइक जिनमें कॉनिफरस ट्रीज होते हैं, कॉनिफरस ट्रीज में इनमें स्पीशीज डाइवर्सिटी बहुत ही कम होती है इन फॉरेस्ट में। मिसाल के तौर पर एक स्ट्रेच में ब्लू पाइन ग्रो होगा, सिर्फ ब्लू पाइन ग्रो होगा और कोई ट्री ग्रो नहीं होगा। दूसरे स्ट्रेच में मिसाल के तौर पर एक रोडोडेंड्रॉन है, वो ग्रो होगा, सिर्फ यही ग्रो होगा, दूसरा नहीं होगा। यानी कि स्पीशीज डाइवर्सिटी बहुत ही कम है, मोनोपोली ऑफ वन स्पीशी ऑफ ट्रीज है यहाँ पे। इसके बरक्स अगर आप ब्रॉडली फॉरेस्ट में देखेंगे, बहुत सारी स्पीशीज ऑफ ट्रीज एक ही जगह पे ग्रो होते हैं, यानी कि स्पीशीज डाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो ये हो गया इसका फॉरेस्ट के जो टाइप्स हैं उनमें क्या क्या है। तो फॉरेस्ट अगर आप देखेंगे, पूरा लैंड जो है अर्थ का, लैंड सरफेस जो है अर्थ की, उसका ऑलमोस्ट 33% जो लैंड सरफेस ऑफ अर्थ है, 33% पे क्या है, फॉरेस्ट्स। तो जितनी फॉरेस्ट ज़्यादा एरिया पे होंगे, उतना ही इंसान के लिए वो बेनिफिशियल है, फ़ायदेमंद है। तो हर किसी कंट्री को ये एक
हर किसी कंट्री का एक टारगेट है कि इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए हर किसी कंट्री में कितने फॉरेस्ट होने चाहिए, 33% फॉरेस्ट होने चाहिए पूरा। मिसाल तौर पर जितना इंडिया का लैंड सरफेस है उसका 33% किसके अंडर होना चाहिए, फॉरेस्ट के अंडर। 33% से कम होगा या 25% होगा, 20% होगा तो इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन नहीं रहेगी। तो टारगेट ही है 33% कम से कम होना चाहिए। तो इसके बाद अगर आप देखेंगे किन किन कंट्रीज में फॉरेस्ट ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट की डेंसिटी, फॉरेस्ट का एरिया किस में है, रशिया में, जो टाइगा फॉरेस्ट जो है, बोरियल फॉरेस्ट, तो रशिया में सबसे ज़्यादा है। अगर आप इसके बाद देखेंगे ब्राज़ील में, रशिया के बाद ब्राज़ील में है। ब्राज़ील में आपको पता ही है अमेज़न रेन फॉरेस्ट हैं, बहुत ही डेंस फॉरेस्ट हैं। तो इसके बाद अगर आप देखेंगे ब्राज़ील के बाद है कनाडा में है, यूएस में है और चाइना में है। कनाडा में अगर आप देखेंगे कनाडा में भी कौन से फॉरेस्ट हैं, बोरियल फॉरेस्ट हैं। तो यूएस में अगर आप देखेंगे यूएस में कौन से फॉरेस्ट हो सकते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो सकते हैं और इससे ऊपर जो है सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो सकते हैं। ज़्यादातर जो उनमें ट्रीज होते हैं वो डिसिडुअस ट्रीज होते हैं, एवरग्रीन ट्रीज उतने ज़्यादा नहीं होते हैं। तो ये हो गया ये यूएस। चाइना में भी जो फॉरेस्ट ज़्यादातर हैं वो भी हैं डिसिडुअस, उनमें भी डिसिडुअस ट्रीज हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं चाइना में ही। तो ये हो गया फॉरेस्ट के सबसे ज़्यादा एरिया किस किस मुल्क में है। तो फॉरेस्ट को अगर आप देखेंगे बोलते हैं दो चीज़ें बोलते हैं, एक तो बोलते हैं प्रोटेक्टर, फॉरेस्ट को बोलते हैं प्रोटेक्टर ऑफ अर्थ। प्रोटेक्टर कैसे बोलते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है एटमॉस्फेयर में उसको रेगुलेट करता है, उसको इन चेक में रखता है, तो ऑक्सीजन सप्लाई करता है, तो और क्या है एज ए कार्बन सिंक एक्ट करता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं प्रोटेक्टर ऑफ अर्थ। दूसरा जो है इसको बोलते हैं, फॉरेस्ट को बोलते हैं प्रोवाइडर। प्रोवाइडर किस लिए बोलते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट से इंसान को बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। देखिए सबसे कॉमन जो है आजकल फॉरेस्ट से क्या मिलता है, लंबर मिलता है, लकड़ी मिलती है जो हम फर्नीचर में यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं। तो लंबर या टिम्बर, उससे जो लंबर जैक्स होते हैं जो वो काटते हैं ट्रीज वीज, उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है, उनको रोज़गार भी मिलता है। तो दूसरा जो है मेडिसिनल हर्ब्स मिलती है जंगल से, फॉरेस्ट से मेडिसिनल हर्ब्स, रेजिन मिलता है जिसको रबर, जिसमें से हम फिर रबर निकालते हैं, लेटेक्स, रेजिन, लैक, तो उनमें से रबर निकलता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और नट्स, वाइल्ड नट्स मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो इसलिए इसको बोलते हैं प्रोवाइडर ऑफ अर्थ, फॉरेस्ट को। अगर आप देखेंगे फ़ायदे क्या क्या हैं, नुकसान तो कुछ नहीं है फॉरेस्ट के, फ़ायदे क्या क्या हैं प्रोज अगर आप देखेंगे, सबसे बड़ा फ़ायदा है ऑक्सीजन सप्लाई करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को इन चेक रखता है, तो एज ए कार्बन सिंक एक्ट करता है। ये हो गया पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा अगर आप देखेंगे, आपको पता ही है फॉरेस्ट हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं किसको, वाइल्ड एनिमल्स को। तो जो वाइल्ड एनिमल्स जो वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट में रहती है उनको हैबिटेट है, उनको एक रहने की जगह प्रोवाइड करता है फॉरेस्ट्स। तो ये हो गया इसका दूसरा फ़ायदा। प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकलते हैं फॉरेस्ट जो प्रोड्यूस है फॉरेस्ट में से बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकलते हैं। लंबरिंग है, ग्रेजिंग है, जैसे मैंने बोला था यहाँ पे अल्पाइन मीडो है, तो वहाँ पे हम कैटल ले जाते हैं, शीप ले जाते हैं, गोट्स ले जाते हैं, किस लिए, ग्रेजिंग के लिए। यानी कि फॉरेस्ट हमें ग्रेजिंग के लिए भी कुछ एरिया अवेलेबल करते हैं। तो इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करते हैं, वो हमने देखा, कार्बन सिंक वगैरह। तो और एक इम्पॉर्टेंट रोल है फॉरेस्ट का, ये सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। जो
फॉरेस्ट में रेनफॉल होती है, अगर वहाँ पे ट्रीज नहीं होंगे तो वो जो स्लोप में रेनफॉल जो स्लोप पर पड़ती है वो रेनफॉल शीट इरोजन काज कर सकती है अगर वहाँ पे ट्रीज नहीं होंगी। तो सॉइल इरोजन को फॉरेस्टर्स चेक करते हैं, जितने डेंस ट्रीज होंगे, जितने पास पास ट्रीज होंगे फॉरेस्ट में, उतना सॉइल इरोजन कंट्रोल होगा। तो ये सॉइल इरोजन को कंट्रोल करते हैं, फ्लड्स को कंट्रोल करते हैं। देखिए अगर इस स्लोप पे फॉरेस्ट्स नहीं होंगे तो जो रेनफॉल यहाँ पे टोरेंशियल रेनफॉल होती है, जो एक साथ बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, तो ये रेनफॉल बहुत ही फोर्स से नीचे जाएगी और रिवर्स के ज़रिए फ्लडिंग काज करेगी। अगर यहाँ पे इसके बरक्स रेनफॉल ये फॉरेस्ट बहुत ही डेंस होंगे तो ये डेंस फॉरेस्ट जो है इस टोरेंशियल रेनफॉल के फ्लो को चेक करेंगे। तो इसको जब ये वाटर यहाँ तक आएगा तो इसका जो फोर्स है बहुत ही कम हो गया होगा। तो फ्लड्स को भी ये चेक करते हैं। और इसको अगर आप देखेंगे टेम्परेचर भी कंट्रोल करते हैं फॉरेस्ट्स, मॉडरेट करते हैं टेम्परेचर। देखिए अगर आप देखेंगे ये एक आइलैंड है मिसाल के तौर पर, इसके इर्द गिर्द ओशन है। इस आइलैंड का जो ये कोस्टल पार्ट होता है, यहाँ पे जैसे आप इंडिया में देखिए मुंबई है, केरला है जो एक कोस्टल स्टेट है, मुंबई है एक कोस्टल सिटी है, तो वहाँ पे जो क्लाइमेट होता है वो मॉडरेट क्लाइमेट होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके जो नज़दीक एक समंदर होता है, समंदर की वजह से वहाँ का क्लाइमेट जो है कोस्टल क्लाइमेट वो मॉडरेट होता है, ना ही ज़्यादा गर्म होता है ना ही ज़्यादा सर्द होता है। क्योंकि यहाँ से जो विंड्स आती है समर में, कूल ब्रीज आती है, वो टेम्परेचर मॉडरेट करती है। विंटर तो यहाँ पे ज़्यादा होता नहीं है। और टेम्परेचर जो है, ये वाटर जो है वो हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, इसकी स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लैंड। तो ये धीरे धीरे हीट अप होता है, तो धीरे धीरे हीट अप होता है और धीरे धीरे कूल डाउन भी होता है, जल्दी से कूल डाउन नहीं होता है। तो इससे क्या होता है, जो इस ओशन के आसपास लैंड होता है, इसका टेम्परेचर भी धीरे धीरे इंक्रीज होता है और धीरे धीरे कम होता है, यानी कि एब्रप्टली चेंज नहीं होता है, तो टेम्परेचर मॉडरेट होता है। तो कहना ये था कि फॉरेस्ट्स भी टेम्परेचर को मॉडरेट करते हैं। कैसे करते हैं? क्योंकि फॉरेस्ट्स में से जो ट्रीज होते हैं उनके लीव्स में से ट्रांसपिरेशन होती है, तो वो भी अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो ट्रांसपिरेशन की वजह से टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं और हीट भी ट्रैप करते हैं। फॉरेस्ट्स जो है वो बहुत सारी हीट ट्रैप करते हैं, तो उससे भी जो है सराउंडिंग रीजन में जो है टेम्परेचर वो भी मॉडरेट होता है। तो ये हो गया। इसको साउंड भी एब्जॉर्ब करता है। अगर आप देखेंगे टेम्परेचर के बाद साउंड जो है साउंड भी एब्जॉर्ब करता है। कौन? फॉरेस्ट साउंड भी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, तो नॉइज पोल्यूशन पे भी कंट्रोल हो सकता है। तो अगर आप देखेंगे फॉरेस्ट्स जो मैंने यहाँ पे बोला भी ट्रांसपिरेशन करते हैं, उससे एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर जो है वो इंक्रीज होता है, उससे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है। आप देखेंगे जहाँ पर भी वाटर बॉडी प्रेजेंट होगी वहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इवापोरेशन होती है, उससे रेनफॉल होता है। और फर्दर अगर आप देखेंगे वाटर बॉडी नहीं होगी, अगर आप किसी फॉरेस्टेड एरिया में भी देखेंगे वहाँ पे भी रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ से इवापोरेशन के बदले क्या होती है? ट्रांसपिरेशन होती है। फॉरेस्ट में जो ट्रीज होते हैं उनके लीव्स के ज़रिए मॉइस्चर रिलीज होता है, वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है, वही मॉइस्चर एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर ऊपर चला जाता है, उसकी कंडेंसेशन होती है, क्लाउड्स बनते हैं, फिर रेनफॉल होता है। यानी कि रेनफॉल भी जहाँ पे फॉरेस्ट ज़्यादा होंगे वहाँ पे रेनफॉल भी ज़्यादा होगी। तो ये हो गया ये। और जो फॉरेस्ट्स डेड रिमेन्स ऑफ फॉरेस्ट जो ग्राउंड पे पड़ते हैं उससे ह्यूमस भी बनता है, यानी कि सॉइल जो है फर्टाइल भी बनती है। तो ये हो गए फॉरेस्ट के बारे में कुछ हमने आज पढ़ा। इंशाल्लाह जो इसमें आगे बढ़ता है वो हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे।